तो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा सेट चैप्टर से 7 थ्योरम, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको हमने क्या है इसका सबसेट बना देना है और ठीक ऐसे इसको इसका सबसेट, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे इक्वल। तो लेट करके चलूँ बताओ, लेट एक्स कोमा वाई, ये भी लेट कर सकते हो कोई बात नहीं। लेट एक्स कोमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A into B dash union C dash एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश वोल डैश। तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश वोल डैश। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा ए का, एंड वाई B dash union C dash बी डैश यूनियन सी डैश के वोल डैश का। अब y को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने अंदर, तो x बिलोंग्स टू a एज इट इज़ एंड y बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू सॉरी b डैश यूनियन c डैश। ठीक है ना, लो कट गया इसका। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो x बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग्स टू b डैश or no एंड y डजंट बिलोंग्स टू c डैश। ठीक है ना, डज नॉट के केस में यूनियन में उल्टा हो जाता है। तो x बिलोंग्स टू a एज इट इज़ and Y belongs to B वेरी गुड, y बिलोंग्स टू b एंड Y y belongs to बिलोंग्स टू c। डैश हटा दिया तो डज नॉट हटा दिया हमने। अब देखो ये जो है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके साथ, यानी कि एक बार तो इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड X belongs to A and Y belongs to C y बिलोंग्स टू c। अब इसको क्लोज कर देते हैं बेटा, इसको एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b ऐसे करेंगे, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, and की जगह intersection आ एक्स वाई बिलोंग्स टू जाए A cross B a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो एक्स वाई को क्या लेकर चले हम, एक्स वाई को जो है इसका एलिमेंट लेकर चले और एक्स वाई को हमने इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया। ये सबसे तो देयरफॉर ये पहले वाला जो था ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश सबसेट ए क्रॉस बी intersection A cross C इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली वी कैन शो दैट A cross B intersection A cross C इज सबसेट ऑफ A cross B dash union ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश। देयरफॉर बोथ आर इक्वल, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है ना। तो भाई बच्चों एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। तो बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 6 के इक्वल और x प्लस वाई हो जाएगा 2 के इक्वल। 2 हो जाएगा 6 के इक्वल और x प्लस वाई हो जाएगा 2 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना। नेक्स्ट भी ऐसा ही है बिल्कुल, x प्लस 3 हो जाएगा 3 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y -2 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ a इक्वल टू 1 3 5 b इक्वल टू समथिंग देन शो दैट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। a है 1 3 5, सेकंड सम में a सेट में एलिमेंट है 1 3 5 और b सेट में एलिमेंट हैं 6 2 3। तो आपने निकालना क्या है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में एलिमेंट हो जाएंगे, देखो फर्स्ट प्लेस पर a है तो फर्स्ट कंपोनेंट a से ही आएगा, यानी कि करना क्या आपने a का एलिमेंट लेकर इन दोनों के साथ लिख देना है 1 2 1 3, फिर इसका सेकंड एलिमेंट लेकर इन दोनों के साथ लिख देना है 3 2 और 3 3, फिर इसका थर्ड एलिमेंट लेकर इन दोनों के साथ लिख देना है 5 2 और 5 3।
तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालते समय क्या है, देखो बी फर्स्ट प्लेस पर है, तो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट बी का लेना आपने, यानी कि करना क्या है, बी का एलिमेंट लेकर इन तीनों के साथ लिख देना 2 1 2 3 और 2 5 3 1 3 3 और 3 5। तो भाई अब आपने ये देखना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इक्वल तभी होंगे जब सभी एलिमेंट सेम होंगे। तो इसका जैसे 1 2 है, ये 2 1 के इक्वल नहीं है, इसमें बाकी और कोई 1 2 है ही नहीं, तो यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी की थी हमने, ये थ्योरम की थी, अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड सम। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 एंड सी सेट है 4 5 6। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूँ मैं। तो बताओ बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या होगा। ये देखो बी में 3 4 है, सी में 4 5 6 है, तो केवल 4 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में केवल 4 हो गया। अब ए के साथ इसका क्रॉस करना आपने। तो ए है 1 2 3 और ये है 4, तो ये आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। ठीक है ना, तो ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक ऐसे ही ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, तो बी सी का यूनियन कर लेना और फिर ए के साथ क्रॉस कर देना। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, सेट बिल्डर में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एक्स लेस देन 2। फोर्थ सम है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एक्स लेस देन 2। तो क्या क्या एलिमेंट हो गए इस सेट में, 0 1, क्योंकि 2 से छोटे होल नंबर 0 और 1 होते हैं। सेकंड सेट में लिख रखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 5 के बीच में लाई करता हो, तो 2 3 4 हो गया। और सी सेट गिवन है 4 5, डायरेक्ट गिवन है 4 5 लिस्टिंग एलिमेंट से। तो करना क्या आपने, वेरीफाई करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो ए है आपका 0 1 और बी इंटरसेक्शन सी है 4, तो 0 4 और 1 4। ये आंसर हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए। उसके बाद निकालना आपने ए क्रॉस बी यूनियन सी, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो इसको भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें सेट दे रखे 1 2 3 2 3 4 4 5। फिफ्थ सम जो है, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 एंड सी सेट है 4 5। तो वेरीफाई क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना आपने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। देखो ए तो है आपका 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ओनली 4। तो ये आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में निकालना आपने, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस, अच्छा इसको वेरीफाई करना अभी, ये दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसके इक्वल आपने दिखाना है। तो ए क्रॉस बी लिख देता हूँ मैं 1 4 2 4 3 4। ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ, कॉमन लेना फिर इन दोनों का। तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 4 कॉमन है दोनों में, एक तो ये बड़ा, और एक 2 4 कॉमन है दोनों में 2 4, और एक 3 4 कॉमन है दोनों में 3 4, यानी कि वापस यही आ जाएगा
इक्वल आ जाएंगे दोनों। तो ठीक ऐसे ही सेकंड पार्ट इजीली हो जाएगा आपका, यूनियन का है सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ ए क्रॉस बी माइनस सी वाला। ए क्रॉस बी माइनस सी, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बेटा एक बार, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हमें दिखाना है। सेट ए आपके पास है ही, सेट ए है 1 2 3, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 6th क्वेश्चन होने लग रहा है, सेट बी है 4 और सेट सी है 4 5। नहीं, ये 5th करवाने लग रहा हूँ ना। सेट ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4, सी 4 5 और सी है 4 5। तो ये लेफ्ट साइड में निकाल चुका, निकल गई ना। लेफ्ट साइड भी नहीं निकली अभी, लेफ्ट साइड निकालनी है अभी, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी निकालता हूँ मैं पहले भी। देखो बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं, तो 2 3 जो है वो बी में है और सी में नहीं। अब ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना है, तो ए है आपका ये है, तो ये बी माइनस सी है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3 1 3 और उसके बाद 1 4। ए क्रॉस बी माइनस सी फाइंड आउट कर रहा हूँ ना मैं, तो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो 1 2 1 3 आएगा। और उसके बाद 2 3 2 2 और 2 3, उसके बाद 3 2 और 3 3। तो ये आ गया ए क्रॉस बी माइनस सी। अब फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी आ गया 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 और 2 4। यानी कि ए का एलिमेंट लेकर इन तीनों के साथ लिखा, बी ए का सेकंड एलिमेंट लेकर तीनों के साथ, ए का थर्ड एलिमेंट लेकर तीनों के साथ। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी निकालना आपने, तो आएगा ए का एलिमेंट लेकर सी के सभी एलिमेंट के साथ, यानी कि 1 4 1 5। उसके बाद इसका ए का सेकंड एलिमेंट लेकर सी के दोनों एलिमेंट के साथ 2 4 2 5 और 3 4 3 5। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस सी। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि वो एलिमेंट लेने हैं आपने जो ए क्रॉस बी में हो और ए क्रॉस सी में ना हो। तो ए क्रॉस बी में हो, ए क्रॉस सी में ना हो, वो एलिमेंट है, एक तो है 1 2 और एक है 1 3, एक है 2 3, एक है 2 2, एक है 3 3 और एक है 3 2। ऐसे एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में हैं लेकिन ए क्रॉस सी में नहीं है। तो ये सेट आ गया आपका ए क्रॉस बी माइनस सी के इक्वल। तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए इक्वल, ए क्रॉस बी माइनस सी जो है वो इक्वल हो गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल। नेक्स्ट बेटा 9th सम, A and B are two sets given in such a way A cross B contains 6 elements and some elements of A cross B are 1 3 2 5 and 3 3। यानी कि 9th क्वेश्चन में जो है A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट हैं 6 और उसके 3 एलिमेंट्स गिवन है 1 3 2 5 एंड 3 3। ये 3 एलिमेंट गिवन है बेटा, और तो रिमेनिंग 3 आपने फाइंड आउट करने हैं, रिमेनिंग 3। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट तो होगा ए साइड से और सेकंड कंपोनेंट होगा बी साइड से। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ए के एलिमेंट हो गए 1 2 और 3, बी के हो गए 3 5 3, यानी कि 3 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। और एक्सप्लेनेशन से करोगे तो आपने ऐसे करके दिखाना, देखो 1 3 अगर ए क्रॉस बी में है तो देन 1 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी। ऐसे लिखना आपने कि 1 ए का एलिमेंट है और 3 बी का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ए के एलिमेंट सारे इकट्ठे हो जाएंगे 3 और बी के
35। तो अब आपने दोबारा से एक रोस बी को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 1315 1315 2325 33 और 35। तो रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड आउट करने थे। जो एलिमेंट आपके पास थे ऑलरेडी वो था 13, एक था 25 और एक था 33। तो ये है रिमेनिंग एलिमेंट, ये 15 23 और 35 रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में जो है ए बी का सबसेट दे रखा है, तो प्रूव करना आपने ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस सी का सबसेट होगा फॉर एनी सेट सी के लिए। 10th सम, ए है सबसेट बी का और आपने प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी वो सबसेट है बी क्रॉस सी का। ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का। तो देखो एक्स वाई को इसका एलिमेंट लेकर चलेंगे हम। तो 10th क्वेश्चन है भाई ए सबसेट बी का है, ए क्रॉस सी सबसेट दिखाना आपने बी क्रॉस सी का। तो एक्स वाई को मैं ए क्रॉस सी का एलिमेंट लेकर चल पड़ता हूँ, तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा ए का और वाई एलिमेंट हो जाएगा सी का। अब ए के जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली किसके हैं, बी के भी हैं, तो ए को हटाकर मैं बी लिख सकता हूँ यहाँ पर। और अब इसको वापस क्लोज कर दूंगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो एक्स वाई को मैं ए क्रॉस सी का एलिमेंट लेकर चला था और बी क्रॉस सी का प्रूव कर दिया, तो ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डोमेन एंड रेंज। तो भाई डोमेन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है डोमेन और सेकंड कंपोनेंट होता है रेंज, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन और सेकंड कंपोनेंट रेंज। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको रिलेशन के बारे में। रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपना, उसके जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे रिलेशन होते हैं। जैसे कि ए सेट है आपका 1 2, बी सेट है आपका 3 4 और ए क्रॉस बी आपका हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4। ये क्रॉस भी हो गया। अब इसके आप जितने भी सबसेट बना सकते हो ना, सभी को रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि R1 में मैंने डाल दिया 1 3, R2 में मैंने डाल दिया 1 4 2 4। तो जितने भी आप इसके सबसेट बना सकते हो। वैसे कितने सबसेट बना सकते हैं हम इसके, 1 2 3 4 2 रेज़ टू द 4 यानी कि 16। तो 16 सबसेट बना सकते हैं बेटा हम इसके। तो उन सभी 16 को रिलेशन बोलते हैं। और जनरल वे में रिलेशन क्या है, जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज़ मदर ऑफ बी, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ये सारी रिलेशन होती हैं जनरल अगर देखा जाए तो। लेकिन मैथमेटिकली रिलेशन डिजिट्स नंबर्स में भी हो सकती हैं। जैसे अभी आपके सामने है 1 4 रिलेट हैं, इसमें 2 4 रिलेट हैं आपस में। किस रिलेशन से रिलेट हैं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल रिलेट तो है ना। तो रिलेट है तो क्या है ये रिलेशन, ठीक है ना। तो भाई रिलेशन पता चलेगी आपको क्या होती है। R इज़ द रिलेशन इफ़ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R of two non-empty sets A and B is called relation if and only if R is subset of A क्रॉस B। अगर R A क्रॉस B का सबसेट है देन R क्या है, रिलेशन, ठीक है ना। अब रिलेशन होने के बाद उसमें क्या है, डोमेन और रेंज पढ़ना हमने, डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन और रेंज क्या है बेटा ये बताओ मैं आपको। देखो जो रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना वो डोमेन का हिस्सा है और सेकंड कंपोनेंट है रेंज। अब रिलेशन को हम जो है वो 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो लिस्टिंग एलिमेंट से, लिस्ट बनाकर एलिमेंट की ऐसी लिस्ट बना दी मैंने। तो लिस्टिंग एलिमेंट में जब लिखे मिली आपको रिलेशन मिले तो फर्स्ट उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है ना।
नेक्स्ट है एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम से भी मिल सकती हैं आपको रिलेशन। ये एरो डायग्राम से है, देखो इस तरीके से। तो इसकी डोमेन कौन है? 1 2 3 डोमेन है इसमें 1 2 3, ना कि 4। और रेंज आपको पता है ये क्या है? ABC। रेंज है ABC। डोमेन है 1 2 3, रेंज है ABC। और कोडोमेन की बात करें अगर हम, तो कोडोमेन क्या हो गई? 1 2 3 4, ये कोडोमेन हो गई। ठीक है ना, सॉरी, कोडोमेन है ABC और डोमेन है 1 2 3। और 1 2 3 4 क्या है? सेट ऑफ ए सेट है ये। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो अपनी बात को। मैंने आपको बताया रिलेशन क्या है। आर सच दैट A to B of two non-empty sets A and B sets A and B is called relation if and only if R is subset of A क्रॉस B। R अगर A क्रॉस B का सबसेट है देन R को आप रिलेशन बोल सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है बेटा कि दोनों सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। जैसे ये सेट है 1 2 3 और ये सेट है ABC, तो ये रिलेशन हो गई देखो A to B की। ठीक है ना, A सेट था 1 2 3 और B सेट था ABC। अब अगर इसमें इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट करता हूँ, कार्टीशियन प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा बताओ? 1A 1B 1C, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। ठीक है ना, ये कार्टीशियन प्रोडक्ट हो गया। अपनी रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन की? रिलेशन है 1A 2B एंड 3C, ये है रिलेशन। इस क्वेश्चन की रिलेशन है ये। अब आप देखेंगे कि R जो है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। क्यों है? देखो 1 A ये रहा, इसमें 2 B यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 3 C यहाँ मिल जाएगा। यानी कि R के सभी एलिमेंट A क्रॉस B के एलिमेंट हैं। तो R क्या है? A क्रॉस B का क्या है? सबसेट। ठीक है ना, R A क्रॉस B का सबसेट है। तो R अगर A क्रॉस B का सबसेट है तो R क्या हो जाएगी बेटा? रिलेशन ऑन सेट फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है ना, रिलेशन आपने पढ़ लिया अच्छे से क्या होती है। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मैं मेथड बता देता हूँ कितने होते हैं। तो बेटा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के जो है ना वो मेथड बता देता हूँ मैं आपको। ये मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन होती क्या है। ठीक है ना, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड हैं बच्चों। देखो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग एलिमेंट। मान लो आपके पास सेट है 1 2 3 A और B सेट है आपके पास A B और C। ठीक है ना, तो R एक रिलेशन बनी हुई है आपकी 1A 2B एंड 3B, ये रिलेशन बनी हुई है R। ठीक, तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है? लिस्टिंग एलिमेंट का। सेकंड मेथड है बेटा, इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी रिलेशन को दूसरे मेथड से। ये मेथड है एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना किसी रिलेशन को। तो देखो 1 किसके साथ कनेक्ट है? A के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट? B के साथ। 3 भी किसके साथ कनेक्ट? B के साथ। ये एरो डायग्राम से मैंने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, एरो डायग्राम से। ठीक, तो एरो डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, रिलेशन को, और ये लिस्टिंग एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, 2 मेथड हो गए। 2 और मेथड होते हैं बेटा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। एक मेथड होता है ग्राफिकल, ठीक है ना, ग्राफिकली यानी कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना रिलेशन को। जैसे मान लो रिलेशन आपकी ये है 1 2 3 4, ये रिलेशन है, और
4 5 लगा लो, 4 1 लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ये रिलेशन है। तो लिस्टिंग एलिमेंट में ये डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, यानी कि ये फर्स्ट कंपोनेंट वाले होगी, ये सेकंड कंपोनेंट वाले हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट इस पर चलेगा, सेकंड कंपोनेंट इस पर चलेगा। तो x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं, y की 2, एक्स वाई बोल देता हूँ इनको। तो ये आ गया 1 2। नेक्स्ट है 3 4, 1 2 3, 3 और 4, 1 2 3 और 4, 3 4। और नेक्स्ट है फिर 4 1, 1 2 3 और 4 4 1। तो ये देखो मैंने डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया रिलेशन को। तो ये नेक्स्ट मेथड है किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट मेथड बेटा किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, लिस्टिंग एलिमेंट, सॉरी रूल मेथड। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, यानी कि जैसे कि आर एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और ए बी जो सेट हैं आपके वो हैं 1 2 3 और बी सेट है 4 5। तो रिलेशन का रूल मैंने लिखा देखो आपके सामने कि ए बी रिलेट तब होंगे जब उनका सम इवन होगा। तो 1 किसके साथ रिलेट होगा, 5 के साथ, क्योंकि 1 और 5 का सम इवन होगा। 2 किसके साथ, 4 के साथ। 3 किसके साथ, 5 के साथ। तो ये रिलेशन के एलिमेंट आ गए। अगर आप एलिमेंट चाहते हैं इसके तो किसी रिलेशन को आप 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिपीट कर देता हूँ, लिस्टिंग एलिमेंट से, एरो डायग्राम से, रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म से, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अब मैं आपको अच्छे से डोमेन रेंज समझा देता हूँ क्या होती है डोमेन और रेंज। देखो डोमेन और रेंज क्या होती है बेटा, यानी कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें डोमेन रेंज को आपने चेक करना पड़ेगा, तो वो 4 तरीके से ही आ सकता है क्वेश्चन। एक तो लिस्टिंग एलिमेंट में आ सकता है, जैसे ये सेट दे दिया उसने 1 2 3 4, और बी सेट दे दिया जैसे उसने 2 3 1 -1 और 0, ये 2 सेट दे दिए। और रिलेशन बनाकर दे दी उसने 1 2 की, उसके बाद 2 1 की, उसके बाद 3 0 की। तो बच्चों रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना वही डोमेन होता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा, उसको ही क्या बोलेंगे हम, डोमेन। तो डोमेन में क्या आ गया, 1 2 और 3, ठीक है ना। और रेंज क्या होगा बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो अपने, यानी कि रिलेशन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है ना, वही क्या हो गया, रेंज। तो आप इसको 2 1 0 लिखो या 0 1 2 लिखो, मर्जी आपकी है, क्योंकि ये अब सेट बन गया और सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें था 2 1 0, आप लिख सकते हो 0 1 2, मर्जी आपकी। तो डोमेन रेंज पता चली आपको क्या है, कब, जब लिस्टिंग एलिमेंट में आपके सामने रिलेशन आ जाए। तो अब अगर यही रिलेशन अगर एरो डायग्राम में आ जाए तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डोमेन कौन सी है और रेंज कौन सी है। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट थे मेरे पास 1 2 3 4, और सेकंड में था मेरे पास 2 3 1 -1 0। आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं इनको एलिमेंट को। अब कनेक्टेड कौन थे, ये रिलेशन बनी हुई दे रखी थी, तो 1 2 से कनेक्ट था, 1 था 2 से कनेक्ट, और 2 किससे कनेक्ट था, 1 से, और 3 किससे कनेक्ट था, 0 से। अब देखो जैसे आपके सामने ये आ जाए जो मैंने लिख दिया, ये वाला ये सिस्टम आ जाए, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डोमेन है, कौन सी रेंज है। तो बेटा जो फर्स्ट एरो डायग्राम में जो फर्स्ट मैंने वो बना रखा है ना डायग्राम, ये इसमें जो कनेक्टेड एलिमेंट है ना वही केवल डोमेन होंगे, ना कि 1 2 3 4। 1 2 3 4 को डोमेन आप नहीं बोल सकते, आप डोमेन बोल सकते हैं 1 2 3 को। और रेंज क्या होगा, जो सेकंड जो सेट है उसमें जो कनेक्टेड एलिमेंट है ना वो रेंज हो जाएंगे 2 1 और 0, ये रेंज हो जाएंगे 2 1 0।
उसके बाद ये जो पूरा सेट है, इस पूरे सेट को कोडोमेन का सेट बोलते हैं। कोडोमेन यानी कि 2, 3, 1, -1 और 0। और किसी किसी क्वेश्चन में कोडोमेन और रेंज इक्वल भी होते हैं। मान लीजिए मैं इसको भी कनेक्ट कर दूं, इसको भी कनेक्ट कर दूं, तो फिर रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगी? इक्वल। या फिर मैं -1 को इरेज कर दूं, यहाँ से 3 को इरेज कर दूं, अब भी क्या हो जाएगा? रेंज और कोडोमेन इक्वल। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो पता चलेगा आपको कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। अब आपने समझना इमेज और प्री इमेज। तो इमेज और प्री इमेज और समझ लो केवल आप, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं 12th तक या 12th से आगे तक, इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या है बच्चों, रेंज को ही इमेज बोलते हैं। इमेज मीन्स जैसे मैं हूँ, खड़ा हूँ, उसके सामने आईना अगर मैं लूँ तो आईना के अंदर जो मेरी इमेज बनेगी वही इमेज होती है, जो मेरी परछाई बनेगी, जो ठीक है ना, जो मैं दिखाई दूंगा उसमें, वो क्या होगी? इमेज मेरी। ठीक है ना। इसलिए इमेज अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने ये सेट बनाकर नहीं देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। सेट बनाकर नहीं देना बेटा, इमेज आपने ऐसे बोलनी है, इमेज ऑफ 2 इज़ 1, इमेज ऑफ 1 इज़ 2, इमेज ऑफ 0 इज़ 3, ऐसे बोलनी है आपने। इमेज कोई पूछ ले तो आपसे कोई इमेज पूछ ले तो आप 2, 1, 0 करली ब्रैकेट में अगर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इमेज सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है। ठीक है ना। 4 बंदों के सामने अगर आईना है तो चारों की इमेज उसमें दिखेगी और सबकी अलग अलग होगी, तो अलग अलग बोलना होता है। इसी तरीके से डोमेन को ही प्री इमेज बोलते हैं, लेकिन इंडिविजुअली बोला जाएगा। प्री इमेज ऑफ 2 इज़ 1, प्री इमेज ऑफ 1 इज़ 2, प्री इमेज ऑफ 0 इज़ 3। प्री इमेज भी इंडिविजुअली बोला जाएगा, डोमेन वाला सेट ही प्री इमेज होगा, लेकिन वो सेट बनाकर आपने नहीं देना। प्री इमेज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इमेज भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्री इमेज मीन्स जैसे आईना सामने है आपके और आप आईने के सामने हो, तो आईना में जो दिखाई दिया वो क्या? आपकी इमेज, और आप खुद क्या हो? प्री इमेज। ठीक है ना। तो प्री इमेज भी क्या होती है? यूनिक बोली जाएगी इंडिविजुअली, और इमेज भी इंडिविजुअली। और रेंज क्या हो जाएगी ये मैंने आपको बता दिया, दिखाई देने लग रहा है, देख लिए रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो ये टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, डोमेन, रेंज, को डोमेन और इमेज, प्री इमेज। ठीक है ना, हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गई अब टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन जो है बच्चों, वो होती हैं, सबसे पहले होती है एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन। एम्प्टी, वॉइड एंड नल रिलेशन। ठीक है ना। एम्प्टी, वॉइड, नल रिलेशन, जो बिल्कुल खाली पड़ी हो बेटा, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि ये रिलेशन है, देखो ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है ना। ये रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन है, जैसे ये भी क्या? एम्प्टी रिलेशन, कोई किसी से कनेक्ट ही नहीं है। क्योंकि एम्प्टी रिलेशन क्या होगी कि दो जो रिलेशन बनेगी वो चाहे एम्प्टी बने, लेकिन जिन सेट में बनी वो सेट क्या होंगे? नॉन एम्प्टी। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन R such that A to B is called relation if and only if R is subset of A cross B। यानी कि डेफिनेशन में लिखा है कि A और B दोनों सेट क्या हों? ये तो बंद है। तो एम्प्टी, वॉइड, नल और एम्प्टी, वॉइड और नल रिलेशन मैंने बताया बेटा आपको क्या है। यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट हों, दो नॉन एम्प्टी सेट, और उनमें उनके एलिमेंट में कोई भी रिलेशन ना बने, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी, वॉइड और नल रिलेशन। अब जैसे कि मैं सेट बिल्डर में दिखाता हूँ आपको, जैसे कि R such that A B such that A plus B is even, वही लिख दिया मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, जो A belongs to कैपिटल A एंड B belongs to कैपिटल B, और A सेट है 2, 4
बी सेट है 1 3। तो क्या है कि ए और बी सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट होंगे और वो रिलेट होंगे जिनका सम इवन बनेगा। तो 2 को 1 के साथ अगर मैं रिलेट करूं तो हो ही नहीं सकता 2 1 के साथ रिलेट, क्योंकि 2 और 1 का जो सम है वो क्या है, ओड। 2 3 के साथ रिलेट नहीं हो सकता, 4 1 के साथ रिलेट नहीं हो सकता, 4 3 के साथ रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि इनका सम क्या है, ओड। इनका सम इवन होता तो ये रिलेट हो जाते, तो ये एम्प्टी रिलेशन बन गई। तो समझ में आया आपको एम्प्टी रिलेशन क्या होती है, एम्प्टी नल वाइड रिलेशन। नेक्स्ट है फिर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव बता देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि बेटा आपको सेट गिवन होगा, सेट का गिवन होना ज़रूरी है। सेट अगर नहीं होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। तो सेट ज़रूर हो आपके पास, और एक ऐसी रिलेशन जिसमें उस सेट के जो एलिमेंट है वो डबलेट के साथ आएँ, केवल और केवल डबलेट के साथ, ना इससे एक भी एलिमेंट कम और ना इससे एक भी एलिमेंट ज़्यादा, केवल डबलेट के साथ आएँ, तो वो होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर केवल और केवल डबलेट उसमें हो, केवल डबलेट हो उसमें, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। ना इससे एक भी एलिमेंट ज़्यादा और ना इससे एक भी एलिमेंट कम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लीजिए आपके पास सेट है 1 2 3 और रिलेशन है आपकी 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3। तो भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि डबलेट ज़रूर हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट हों या ना हो, डबलेट ज़रूर हो। जैसे कि 1 है तो 1 1 भी है इसमें, 2 है तो 2 2 भी है इसमें, 3 है तो 3 3 भी, आगे पीछे कहीं पर भी हो, केवल डबलेट होने ज़रूरी है, उससे ज़्यादा एलिमेंट हों या ना हो। अब इसमें अगर मैं इसको इरेज कर दूं अब भी रिफ्लेक्सिव रहेगी ये, इसको इरेज कर दूं तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगी ये, यानी कि केवल डबलेट का होना ज़रूरी है। डबलेट हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट हो या ना हो, तो उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो। डबलेट होनी ज़रूरी है बेटा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन को भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है ना रिफ्लेक्सिव है लेकिन डबलेट आइडेंटिटी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि उसने कहा है कि डबलेट ज़रूर हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट हो या ना हो, डबलेट ज़रूर हो उसमें, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और आइडेंटिटी जो रिलेशन होती है उसको आई से डिनोट किया जाता है, जिस भी सेट की होगी वो सेट यहाँ लगाया जाता है। मान लो गिवन सेट ए है तो इसकी आइडेंटिटी रिलेशन को मैं लिखूँगा आई ए, गिवन सेट बी है तो उसको लिखूँगा आई बी, गिवन सेट सी है तो उसको लिखूँगा आई सी, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा ही क्या है, रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, सबसेट। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, सबसेट, ठीक है ना। उसके इक्वल भी हो सकती है, उसका सबसेट भी हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो भाई नाम से ही पता चलने लग रहा है सिमेट्रिक का, जो सिमेट्री बनाती हो, यानी कि अब की बार सेट हो या ना हो अपने पास कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केवल रिलेशन हो अपने पास जिसको हमने चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप देखेंगे कि जो भी एलिमेंट मिलेगा ना उसका रेसिप्रोकल ज़रूर मिलेगा।
जैसे 1 2 का 2 1 मिल गया, 4 5 का 5 4 मिल गया, 6 1 का 1 6 मिल गया, आगे पीछे कहीं पर भी मिल जाए मिलेंगे इसमें। तो सभी के रेसिप्रोकल अगर इसमें मौजूद हैं तो ऐसी रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। सभी के रेसिप्रोकल अगर उसमें मौजूद हों तो सभी के, मान लीजिए इसमें 50 एलिमेंट हैं और 49 के रेसिप्रोकल हैं और एक का रेसिप्रोकल नहीं है, देन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। तो ये बताओ मेरे को, ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? है भाई सिमेट्रिक रिलेशन ये, क्योंकि 1 1 का रेसिप्रोकल खुद ये अपने आप में अपना रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, तो सभी के रेसिप्रोकल मौजूद हैं ये इसमें, तो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये बताओ आप, आइडेंटिटी है या नहीं ये? क्योंकि आइडेंटिटी में यही होता है, उसमें केवल डबलेट होते हैं। तो बताओ आइडेंटिटी है? नहीं, अभी आप बता ही नहीं सकते कि आइडेंटिटी है या नहीं, क्योंकि जब तक सेट नहीं गिवन होगा तब तक कैसे बता पाओगे आप आइडेंटिटी है ये। मान लो सेट में एलिमेंट हो 1 2 3 4, तो ये अब आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट है सेट में सभी के डबलेट होने यहाँ पर ज़रूरी है बेटा। अगर एक का भी डबलेट नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और मान लो आपका सेट है 1 2, अब तो ये रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि आपके सेट में 1 2 एलिमेंट हैं और इसमें 1 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, तो आर जो है वो एक रो से का सबसेट बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। रिलेशन ए सेट से बी सेट में भी हो सकती है और ए सेट के ऊपर भी हो सकती है, ऑन ए। मान लो कि ए सेट में 1 2 एलिमेंट हैं, तो इसके एलिमेंट आपस में भी तो रिलेशन बना सकते हैं ना। किसी सेट में 1 2 एलिमेंट है तो इसके रिलेशन आपस में भी तो रिलेशन बना सकते हैं। देखो 4 रिलेशन बना सकते हैं इसके एलिमेंट आपस में, 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 तरह के ऑर्डर पर आ जाएंगे। तो रिलेशन ऑन ए भी होती है और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी भी होती है, यानी कि 2 सेट में भी रिलेशन हो सकती है और एक सेट के ऊपर भी रिलेशन हो सकती है उसके एलिमेंट की आपस में। तो अब मैंने बताया आपको कि ये सिमेट्रिक तो है 100%, लेकिन ये आइडेंटिटी तभी बनेगी जब आपको सेट गिवन मिलेगा। सेट में अगर 1 2 3 हैं तो 1 2 2 3 3 ही होंगे इसमें। अगर मान लो सेट में 4 एलिमेंट डाल दूँ, अब ये आइडेंटिटी भी नहीं बनेगी, सिमेट्रिक फिर भी रहेगी। तो सारी की सारी सिमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन सारी आइडेंटिटी सिमेट्रिक ज़रूर होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद है बेटा नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन आप जानते हैं ही कि एलिमेंट मिलेंगे आपको ऐसे इस तरीके से और उनके रेसिप्रोकल मिलेंगे, वो तो हो जाएगी सिमेट्रिक। और किसी एक का भी अगर रेसिप्रोकल ना मिले ना तो वो हो जाएगी नॉट सिमेट्रिक। जैसे 1 2 का तो है इसमें, 4 5 का भी है इसमें, लेकिन 6 5 का रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉट सिमेट्रिक। मान लीजिए आपकी रिलेशन में 100 एलिमेंट हैं डिफरेंट, तो 100 के ही रेसिप्रोकल अगर मिलेंगे तो तब जाकर वो क्या होगी? सिमेट्रिक। तो इसका मतलब आप ये सोच गए होंगे यहाँ पर कि सिमेट्रिक रिलेशन में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इवन होंगे, क्योंकि अगर 50 एलिमेंट हैं तो 50 के रेसिप्रोकल होकर कितने हो गए? 100 हो गए। 3 अगर एलिमेंट है तो तीनों के रेसिप्रोकल होकर कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि हर एक सिमेट्रिक रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इवन होंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके सामने है अभी पेज पर देखो 1 1 2 2 3 3, तो इसमें तो 3 एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये सिमेट्रिक। तो इस तरह की केस को छोड़कर बाकी जो केस हैं इस तरह के, उसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। और उसमें भी कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे मैं इसमें डाल दूं 5 6 और डाल दूं तो ये सिमेट्रिक बन गई ना। कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 4 एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए इसमें, सिमेट्रिक बन गई ना ये। अब एक एलिमेंट और डाल देता हूँ, देखो अब 7 हो गए, फिर भी सिमेट्रिक है ये। तो ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि सिमेट्रिक रिलेशन में जो है ना एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है ना।
तो सभी आइडेंटिटी सिमेट्रिक होती हैं लेकिन सभी सिमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट है फिर एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक अलग होती है, नॉट सिमेट्रिक अलग होती है। एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक क्या होती है बेटा, पहले इसकी सिमेट्री की कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए बी आर का एलिमेंट हो अगर, तो इसको आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। ए बी अगर उसमें है और बी ए बी उसमें मिल जाए आपको तो आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना, आया समझ में। नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर ए बी उसमें है तो बी ए उसमें आपको, देन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है उसमें कि हर किसी ए बी के लिए बी ए आपको उसमें मिलेगा। नॉट सिमेट्रिक में कोई न कोई बी ए उसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी बेटा। मान लो आपकी रिलेशन है 1 2 4 5, ये रिलेशन आपके पास, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगी 2 1 और 5 4, यानी कि एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर देना आपने, इनवर्स रिलेशन आ जाएगी आपके पास। तो इनवर्स रिलेशन की कंडीशन होती है कि अगर ए बी आर का एलिमेंट है देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। सिमेट्रिक की अलग होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट होगा, आर का, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। लेकिन इनवर्स की ये है कि ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्यों बताई आपको सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि मैं इनवर्स रिलेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन को एक बार और डिफाइन करना। देखो क्या है कि बच्चों, कोई रिलेशन है अगर और उसकी इनवर्स रिलेशन आप निकालते हो, किसी रिलेशन की इनवर्स रिलेशन आप निकालते हो और वो रिलेशन उसके वापस इक्वल आ जाए, यानी कि गिवन के इक्वल आ जाए, जो रिलेशन दे रखी थी ठीक वापस वही आ जाए। जैसे कि आपके सामने जो केस है उसकी मैंने इनवर्स रिलेशन ली और वापस क्या आ गई, वही आ गई सेम टू सेम। देखो आर और आर इनवर्स इक्वल होगी ना। ऐसा कब पॉसिबल हुआ, जब आर सिमेट्रिक थी, है ना। अगर आर सिमेट्रिक है बेटा, इफ आर इज सिमेट्रिक देन आर इनवर्स जो है ना आर के इक्वल हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है कि आर इनवर्स आर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो आपने पढ़ लिया सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है और नॉट सिमेट्रिक क्या होती है और इनवर्स रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और कोई इनवर्स रिलेशन अगर अपने आप के इक्वल हो जाए तो वो जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगी, हाँ, आर अगर आर इनवर्स के इक्वल हो जाए तो वो केवल कभी पॉसिबल है तब आर क्या हो, सिमेट्रिक हो। आर अगर सिमेट्रिक हो ऐसा तभी पॉसिबल है। अब और पढ़ते हैं हम एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक आपकी बुक में तो शायद दे नहीं रखी होगी, है ना, तो पढ़ लेते हैं एंटी सिमेट्रिक। वैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बाद मेरे को पढ़ानी थी आपको ट्रांजिटिव, लेकिन मैंने बीच में लेकर आ गया मैं इनवर्स, एंटी सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, तो इनके बाद पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक क्या है बेटा कि अगर आपकी रिलेशन में ए बी है और बी ए बी है और ए और बी इक्वल हैं तो उसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ए बी है तो बी ए बी है और ए और बी इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो जैसे कि ये आपके सामने जो रिलेशन है ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक, ठीक। अब देखो हर कोई आइडेंटिटी क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक। अब दुनिया में एक ऐसी रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, कौन है बताओ वो आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होती है। मान लो ये है ए सेट 1 2 और ये आइडेंटिटी रिलेशन बना दी मैंने, आर से डिनोट कर दी, वैसे आप आई से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होने के साथ साथ सिमेट्रिक भी है, ये एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 1 का रेसिप्रोकल ये रहा, 2 2 का रेसिप्रोकल ये खुद है, तो सिमेट्रिक होगी। एंटी सिमेट्रिक क्यों है? ए बी है तो बी ए बी है और ए और बी इक्वल हैं, ए बी है बी ए है और ए और बी इक्वल हैं, तो एंटी सिमेट्रिक भी होगी। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसी रिलेशन होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और एंटी सिमेट्रिक भी होती है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही केवल। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और भाई इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, सारे रिलेशन पढ़ेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइंट हैं बेटा वो अपने चैट बॉक्स में नाम लिखो अटेंडेंस के लिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज में लिखो उसको, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया इनमें से, ठीक है ना। ओके बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं अब।